ओके, लेट मी चेक। सर इज दिस कोचिंग ऑफलाइन? अभी तो ऑनलाइन है। हाँ, कोचिंग तो ऑफलाइन है, ये दिल्ली में है ना, VR एकेडमी। यस सर। हाँ, आप लोग तो हमसे ऑनलाइन में। सर ये एक वाला बात, क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सर इसके सर ये दो ही मतलब दो ही ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन नहीं बेटा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं इसमें। इसमें तो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ। ये MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये दिया था मैंने। नहीं, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ, ये एक ही क्वेश्चन था या फिर दो क्वेश्चन दिए थे मैंने? सर दो दिए थे आपने, एक इफ लिक्विड वाला भी दिया था जो पीछे अच्छा, निकाला आपने। दिस वन, सर इससे पिछला। ये। यस सर, इसका आंसर अच्छा, निकल गया। ये तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इसको तो मैं इसको पहले डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, मैंने इसको आज की स्लाइड में भी ऐड कर रखा है। यस तो सर। लेट मी चेक। ठीक है ऐड कर रखा मैंने। यस सर। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले लेट मी, यस तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और जो, अच्छा, कितने लोगों ने ये कल वाला क्वेश्चन जो दिया था, देखिए एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक क्वेश्चन को अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करेंगे ना, तो इट विल टेक नॉ, अगर आपसे सॉल्व होगा चाहे नहीं होगा, दोनों केस में हो जाएगा तब भी, और नहीं होगा तब भी, मैक्सिमम 5 to 7 मिनट में। सर समझ गया? निकाल। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ने दे दिया था, जरा अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज कर दे मुझे। सर दे दिया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर से दे दे, ऊपर चला गया होगा ना वो। यस सर। थर्मल फिजिक्स का चैप्टर टॉपिक कौन सा होगा आज? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और KTG शुरू होगा। थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, तो एक तो होगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स, और वो एक छोटा सा टॉपिक है जो खत्म हो जाएगा, एक फॉर्मूला मिलेगा हमको। उसके बाद देन हम वी विल स्टार्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इफ अ लिक्विड टेक्स इज इक्वल टू 22.5, ये समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या लिख रहे हैं? इक्वल लिक्विड टेक्स, ये सर तनिष तनिष, ये कौन सा आंसर है? इफ लिक्विड वाला सर जो आप आज करवाने वाले हैं अच्छा उसका अच्छा, भी। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, मैं उसको कराऊंगा तो मैच कर लेंगे। आपका 22.5 है ना? नहीं, यस उसका आंसर अभी नहीं पूछ रहा मैं, पहले इसका पूछ रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशन 35 वाले का बताइए मुझे। सर देखते वो हैं। तो अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैच कर लूंगा, मैं देख लूंगा 22.5 है। ठीक है, यस सर, ये वाला भी भेजती हूँ। सभी भाई ईमानदारी से जिन स्टूडेंट देख रहे, यार देखो ना, यही चीजें आपको ना डिफरेंशिएट करती हैं रास्ते में, मंद में रास्ता चलते सभी है डिफरेंशिएट। आपने इस क्वेश्चन को कितनी इंटेंसिटी से लिया, कितना आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, कितना आपके अंदर एक चाहत थी इसको सॉल्व करने की, वही आपको डिफरेंशिएट करता है। समझ में आ रहा है? और वो डिफरेंशिएशन छोटा छोटा होकर बड़ा होता है। तो प्लीज, मुझे पता है मैक्सिमम अगर 7-8 स्टूडेंट ने भी किया होगा तो बस हो गया बहुत, क्योंकि सभी का सिलेक्शन थोड़ी होता है। हम चाहते तो सभी का है, लेकिन चम्मच पिला के तो नहीं सिलेक्शन करा देंगे आपका, है ना? यू हैव टू डू दैट। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया, लगभग आंसर मैच भी हो रहा है। 19.3, 1.5, ओके ठीक है। चलिए, तो कह रहे दो बॉडीज हैं, थर्मल इमिसिविटी। इमिसिविटी कल बताया तो मैंने क्या होता है यस। इमिसिविटी, व्हाट वाज इमिसिविटी? इमिसिव पावर ऑफ द गिवन बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, ऐसे ही कुछ था। यस सर। ओके, जिसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू E अपॉन EB, EB मतलब ब्लैक बॉडी। तो यस। यहां से मुझे मिलता है E इज इक्वल टू इमिसिविटी। इमिसिविटी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से कम हो सकती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इमिसिविटी? व्हाट इज द रेंज ऑफ इमिसिविटी? इट विल बी, E की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? व्हाट इज द रेंज ऑफ इमिसिविटी? गलत से कुछ भी बोलो। क्या हुआ, सन्नाटा अचानक से होगा? यस, एम आई ऑडिबल? यस सर। सभी को सुनाई दे रहा हूं ना मैं? यस सर। ठीक है, बात बोलते रहेंगे तो क्लास में हलचल रहती, मजा आता है। तो एमिसिविटी 0 से लेकर 1 तक हो सकता है ना। अगर ब्लैक बॉडी है तो उसकी एमिसिविटी 1, और बिल्कुल ही एमिसिविटी 0 होने मतलब कुछ वो रेडिएट नहीं कर रहा है। ब्लैक बॉडी ग्रीन कलर का हो सकता है ना? सर ओके, तो कल। ब्लैक बॉडी में सरफेस और बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ एंड एट द सेम टाइम इट इमिट्स ऑल द वेवलेंथ, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। उसमें एब्जॉर्बिविटी होती है, इमिशन होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता। यस सर।
ठीक है, ओके। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमसे कह रहा है दो बॉडीज जिनकी थर्मल एमिसिविटी 0.01 0.81 दे रखा है, आउटर सरफेस एरिया दोनों का सेम दे रखा है, और रेडियंट पावर भी क्या है, सेम। आई कैन से दैट पीए इज इक्वल टू पीबी दे रखा है मुझे, पावर दे रखा है, एमिसिव पावर नहीं, पावर दे रखा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दे क्या रहा है, एमिसिव पावर है, पावर। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएशन of B is shifted from the wavelength corresponding to maximum expected in A by this। इसका मतलब B का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है और A का, दोनों के बीच में गैप 1 माइक्रोमीटर का है। तो मैं क्या ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ? देखिए, पहला इंफॉर्मेशन तो ये दिया हुआ है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, लैम्डा मैक्सिमम ऑफ B माइनस लैम्डा मैक्सिमम ऑफ A इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन कह रहा है B का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है और A का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है, दोनों के बीच में शिफ्ट मतलब गैप 1 माइक्रोमीटर का है। Am I right? यस सर। और टेम्परेचर A का दे रखा है, तो B का कितना होगा? ठीक, A का दे रखा है तो कह रहा है टेम्परेचर B का कितना होगा। ओके, तो पहले पावर देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? E A सिग्मा TA की पावर 4। यस सर। E A सिग्मा TB के पावर 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है एरिया दोनों का सेम है, तो ए से कैंसिल, यस सर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। अच्छा, तो ये होगा एमिसिविटी ऑफ बी, ये होगा एमिसिविटी ऑफ ए। तो आई कैन गेट टीए अपॉन टीबी का पावर 4। पावर 4 कॉमन ले लेता हूं। यस सर। इसको मैं, सॉरी ये सिग्मा नहीं, ई है एमिसिविटी। ईबी कितना दे रखा मुझे? 0.181, और नीचे ई आ गया विच इज 0.01। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा? 81। तो मैं अगर फोर्थ रूट ले लू दोनों तरफ, फोर्थ रूट, 81 की पावर 1/4, रूट समझते हैं ना, पावर 1/4, तो 81 कितना हो गया? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81 हो जाएगा, तो इट विल बी 3 हो जाएगा मेरे पास। तो फ्रॉम हेयर आई गॉट अ रिलेशन दैट TA अपॉन TB इज इक्वल टू 3। तो TB कितना हो गया? टेम्परेचर ऑफ B विल बी इक्वल टू TA अपॉन 3। हो गया आंसर, सिंपल। पहले मैंने पावर को इक्वेट किया, सिग्मा इमिसिविटी EA सिग्मा T पावर 4। तो B का टेम्परेचर कितना आएगा बेटा? TB इज इक्वल टू 5802 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड करके जल्दी बताना मुझे आंसर कितना आ रहा है। तो 5 5 2 7 8 7 15, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 1 जो 5, फिर 28, 9 टाइम्स हो गया 27, 3 टाइम्स 1934 आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा टेम्परेचर किस यूनिट में रखेंगे? केल्विन। केल्विन में। अगर सेल्सियस में तो टेम्परेचर B का आ गया 1934। अच्छा, ये बताना किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, A का या B का वेवलेंथ? सी का। हाँ, गलत 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 भैया। जितना ज्यादा, वेन्स लॉ क्या बोलता है? टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम वेवलेंथ है ना। जिसका ज्यादा टेम्परेचर, वेवलेंथ कम होगा। A का टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा ना सर। B की वेवलेंथ। बी, सिंपल। वेन्स लॉ का लिए तो आई कैन से दैट TA इज मोर देन TB। यस सर। तो लैम्डा मैक्सिमम A जो होगा वो लेस देन होगा लैम्डा मैक्सिमम B। ये कौन सा लॉ है? विच लॉ इज दिस? क्या नाम है इस लॉ का? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बिल्कुल से, वेरी गुड। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है। तो अब मैं एक इक्वेशन मुझे मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये है, मैं यहां से उठाता हूं वैल्यू को। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आई हैव बीन गिवन लैम्डा MB माइनस लैम्डा MA इज इक्वल टू 1। और एक लॉ मुझे ये पता है कि लैम्डा MB अपॉन लैम्डा MA इज इक्वल टू TA बाय TB, बिकॉज इनवर्स होता है वेन्स लॉ के हिसाब से। और TA बाय TB कितना निकाला मैंने? 3 निकाला। देखिए ये रहा 3। तो आई कैन पुट इट हेयर एज 3। तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया लैम्डा। ये रिलेशन समझ में आया सभी को? यस सर। जरा इस यहां पे रख दो, MB की जगह 3 लैम्डा रख दो, माइनस लैम्डा मैक्सिमम ऑफ A1, 3 - 1 2 लैम्डा MA इज इक्वल टू 1। लैम्डा मैक्सिमम A आ गया 1/2। हाउ मच? 0.5 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। तो A का जो मेरे पास मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रहा है, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ, ठीक है, वो 0.5 माइक्रोमीटर। तो लैम्डा मैक्सिमम B क्या होगा? वो है 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा मैक्सिमम A। आई कैन राइट इट 3 into 0.5, हाउ मच? 1.5 माइक्रोमीटर। वेरी गुड।
Yes, कितने sir. लोग का 1.5 आया था, देखते दीजिए मुझे जरा। Yes, मोहम्मद sir. 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 5 5 6 6 6 6 6 स्टूडेंट्स। अब जरा अपनी अपनी कंडीशन देखना आप लोग। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 लोगों में से 6 लोग, कितना परसेंट हो गया भाई? 10% से के करीब आंसर आ रहा है। 15% मान लेते हैं। अब देखो भाई, डिफरेंस तो यहीं से पैदा होता है ना। किसी भी Yes. चीज का डिफरेंस तो यहीं से पैदा होता है। अब जाहिर सी बात है, सिलेक्शन भी ऐसे ही होता है। नीट में कितने स्टूडेंट बैठते हैं बेटा? 15 लाख लगभग। कि सिलेक्ट कितने होते हैं टॉप कॉलेज की? कितना? 80 to 90,000. 80 to 90,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉलेज पाते हैं, सरकारी वाला, बड़े मेडिकल कॉलेज जिनको मिलता है। सर 55,000. मुश्किल से 30 या 40,000, 50,000 मान लेते। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। टॉप टॉप रैंक अगर आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टॉप 20 में, तो यू शुड गेट द रैंक विद इन 5,000। चलिए मैं आपकी बात मान के 85,000 मान लेता हूँ। तो 15 लाख में 50,000, परसेंटेज निकालो बेटा। 10% भी नहीं, 5% सिलेक्शन रेशियो है ना। Yes, sir. अब वो 5%, अब जरा आप आपने आपको, जब आप अपने क्लास के टॉप 5% में नहीं है, तो पूरे इंडिया के 5% में कैसे आएंगे? पहले क्लास के तो 5% में आ जाओ। Yes, सर sir. 33% हुई उसकी परसेंटेज. किसकी? सर जो 50,000 upon 15 lakh 33%. 33% कैसे हो जाएगा बेटा? 15 लाख है वो, 50 लाख है, सॉरी 15 लाख है ना। 1.5 Yes. लाख थोड़ी है, 1.5 लाख थोड़ी है वो। एक जीरो कम कर दिया आपने। Yes sir. 50,000 अगर 1.5 लाख होगा तब आप बोल सकते हैं ना कि 1/3 आएगा, फिर 33% होगा। Yes, sir. 15 लाख एंड 50,000, ठीक है। Yes, sir. तो 5% के करीब आ रहा है। मैं 5% मान रहा हूँ, 10% ले लो, चलो तुम्हारी आसानी के लिए ले लो। तो आप जरा ना, आप कंपटीशन में यहीं पे हो बेटा। आप जब 50 लोगों में 10% में नहीं हो, तो 15 लाख लोगों में कहाँ होगे? तो Yes. प्लीज थिंक इन दैट, इस तरह अपने ब्रेन को सेट करिए। बहुत से लोग अभी 50 लोग दिख रहे हैं, कुछ महान लोग, लड़का या लड़की जो भी हो, अभी 10 मिनट बाद क्लास के छोड़ के चले जाएंगे। हमको तो इन लड़कों के बारे में समझ ही नहीं आता जो बीच में क्लास छोड़। अरे भाई, तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोचिंग ही छोड़ दो। तुम बोलो कि मेरे को नहीं फायदा यहाँ पे, लेकिन ये क्या तरीका है यार? आते हो, 20 मिनट एंटरटेनमेंट किया और फिर चले गए, ना कुछ पूछना ना कुछ बताना, कोई फायदा नहीं बेटा। समझ ना रहा? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है सर ये क्या बोले, लेकिन ये हकीकत है। No, sir, सर बुरी नहीं लग रही. नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप खुद सोचो कि क्या क्या बिहेवियर है। या तो आओ ही मत, सिंपल। मैं तो ऑफलाइन कोचिंग में भी लड़कों से ऐसे ही बोले, मत आओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। Yes, लेकिन sir. अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत आओ, पसंद है तो प्रॉपर आओ। Yes. ये मतलब यू शुड बी ऑन दिस साइड और दैट साइड ना। ये क्या बिहेवियर है यार कि 20 मिनट बाद क्लास छोड़ के चले गए, फिर अगले दिन बाद 20 मिनट बाद आ रहा है। व्हाट दिस इज। फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं 6:15 पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर 6:15 क्लास ज्वाइन करोगे, तो जो 15 मिनट पहले टीचर पढ़ा चुका है, जो क्लास का माहौल बन चुका है, तुम्हें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो ऑटोमेटिकली तुम क्लास से बाहर हो चुके हो। सीरियस स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ 5:58 पे ही क्लास ज्वाइन करके पूरे पेन कॉपी से बैठे रहते हैं। चलिए खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नीट के क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या, फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे आते हैं। सर एक बार समझा दो. क्या चीज? क्या चीज समझा दी? ये क्वेश्चन तो हो गया ना। मैं Yes. 3 क्वेश्चन, नीट के 3 क्वेश्चन मेरे आपके स्क्रीन पे हैं, 13 से लेकर 19 तक, वो सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप जल्दी गौर से पढ़िए। क्या करें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है इसमें, Yes, sir. और मुझे बताए किस लॉ पे बेस्ड है ये। सर फर्स्ट वाला. कमेंट बॉक्स में, चलो मैं पोलिंग बना रहा हूं जल्दी से। पोल 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 पोल, जल्दी फटाफट, मुझे खत्म करना है चैप्टर। फटाफट सभी लोग, मैं 30-40 सेकंड का आंसर दे रहा हूं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इट्स एन इजी क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन एंड टेल, कमेंट ऑन द चैट बॉक्स में कर सकते हैं, करिए, और पोल पे तो जरूर करिए। ओके ओके, ठीक, वेरी गुड, नाम भी आ गया। चलिए ठीक है, मैं पोल एंड करता हूं।
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, देखिए रिजल्ट आप देख लीजिए अपने क्लास का परफॉर्मेंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा। ये वेन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है, जो कि बताता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टोटल इंटेंसिटी बढ़ती है, ग्राफ का एरिया बढ़ता है, लेकिन वो शिफ्ट होगा, वेवलेंथ क्या होगा, कम की तरफ शिफ्ट होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर हम पहला देखें तो इफ आई विल सी द ग्राफ, तो पहले ग्राफ में देखें T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर चला गया, सही बात है, और T2 टेम्परेचर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, पहला तो सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सर, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर तो गया है लेकिन राइट साइड में दोनों का मैक्सिमम सेम लाइन पे आ रहा है, ये गलत हो गया। तीसरे में देखें तो क्या कर रहा है, ये भी लगभग बात सेम है, और इसमें देखें ये तो अजीब सा बिहेवियर, T2 इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मींस विच ऑफ द, ये भी गलत और फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ग्राफ है, वेन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। ठीक, चलो नीट का क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे जल्दी से। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़ो और आंसर बताओ। और आपको पता होना चाहिए कि विबग्योर कंसेप्ट पता होना चाहिए, वायलेट इंडिगो, कम वेवलेंथ क्या होता है वायलेट का, और ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। वायलेट से रेड की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ता है, याद होना चाहिए आपको। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताएं इसका। कह रहा है एक आयरन को हीट किया, इट फर्स्ट बिकम रेड, देन ब्लू, सॉरी येलो एंड देन व्हाइट। किस लॉ पे बेस्ड है ये ऑब्जर्वेशन? ऑन विच लॉ दिस इज बेस्ड ऑन? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान है ना। कौन सा लॉ है सभी लोग? वेन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे कि यू नो दैट एज यू हीट, जैसे आप हीट करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो मैक्सिमम वो क्या होगी, डिक्रीज। तो यू नो दैट अगर हम स्पेक्ट्रम को पढ़ें तो इधर क्या होता है, विबग्योर, इधर क्या होता है अल्ट्रावायलेट, इधर क्या होता है इंफ्रारेड। तो पहले जैसे जैसे आप हीट करेंगे वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, तो इस तरफ शिफ्ट हो रही है क्या? यस सर। इट मींस पहले आपको इंफ्रारेड तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, और हीट करेंगे रेडिश होना शुरू हो जाएगा, और हीट करेंगे ऑरेंज होगा, और हीट करेंगे येलो, ग्रीन, बिलो, इस तरह से ये जो है थोड़ी देर बाद व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट का मतलब सारे वेवलेंथ निकलना शुरू हो गए। तो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? अच्छा, आप ये चीज, आप ये ऑब्जर्वेशन ना आप कर सकते हैं। आप ब्लैक स्मिथ के पास जाएंगे, लोहार जिसको बोलते हैं, आप देखेंगे शुरू में जब वो लोहा गर्म करता है तो थोड़ा थोड़ा लाल होता है, फिर जब बहुत गर्म हो जाता है तो पीला पीला दिखने लगता है, येलोइश, और फिर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ब्लूइश भी दिखने लगता है। एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जो वेवलेंथ निकल रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वो कम हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो कौन सा हो गया? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नीट का, 16 का क्वेश्चन है नीट का। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इट इज लिटिल कैलकुलेटिव, मैं आपको दे रहा हूं 1.5-2, आराम सुकून से करिए, बहुत सुकून से, जल्दबाजी की बात नहीं है, मैं आपको आराम से 1.5-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टेक योर टाइम, सोचिए क्वेश्चन सुकून से बिल्कुल। सडन। अच्छा ठीक है, मैं और लोगों करने दीजिए, और लोगों करने, चेक योर आंसर। हो गया तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ते रहिए कि आपने जो अप्रोच लगाया वो कहीं गलत तो नहीं है। ओके सर। मैं अभी 1 मिनट बाद इस पे डिस्कशन करूंगा। ओके, मिक्स्ड ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ABCD। ठीक है, चलिए मैं अभी और 30 सेकंड वेट करता हूँ। जिन्होंने सॉल्व कर लिया अपने
क्वेश्चन पे ध्यान दे कि कहीं जो अप्रोच लगाया उन्होंने सही है कि नहीं। सर देख लिया। ठीक है, चलिए। ओके, बहुत सारे आंसर आ गए, लगभग मुझे 10 आंसर के करीब मिल गया, 10-15, ठीक है। तो चलिए बताइए कि इसमें क्या कह रहा है। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 57 केल्विन, 570660 केल्विन, और कह रहा है द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी है 250 पे क्या है U1, 500 पे क्या है U2 और 1000 पे क्या है U3। मींस ये इंटेंसिटी है ना रेडिएशन की। Yes. कह रहा है कि वेन्स कांस्टेंट आपको पता है 2890, 2800 जो भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब देखिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी होगी कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा। Yes. तो sir. यू नो दैट लैम्डा m into t is equal to how much 2890, या इसमें 288 दे रखा है। माइक्रो Yes. मतलब 10⁻⁶। देखिए यहाँ पे नैनो दे रखा है, नैनो तो Yes, नैनो sir. दे रखा है इसलिए 10⁻⁶। ठीक है, हम अपने वाले से करते हैं। तो लैम्डा मैक्स मुझे मिल गया कितना 2890, या 80 भी लेंगे तो भी चल जाएगा, इंटू 10⁻⁶ अपॉन टेम्परेचर कितना है 5760। ठीक, तो जरा मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है इसमें आपका, इसको डिवाइड करने के बाद हाउ मच। लगभग 1/2 टाइम्स 0.5 आ रहा है क्या। तो 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर में आ रहा है ना। Yes, अब sir. मुझे नैनो बता, देखिए मैं आपको एक टेक्निक भी सिखा रहा हूँ। नैनो बनाना, नैनो का मतलब क्या है कि -9 चाहिए, तो मैं इसको 10 पर, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने जो डेटा याद किया -6 में आ रहा, नैनो बनाने में -9 चाहिए, तो -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से डिवाइड करो, तो ये क्या बन जाएगा -9, Yes, और ये sir. Yes, -3 sir. ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा +3, तो +3. 0.5 इंटू 1000, और ये बन गया 10⁻⁹ मीटर, 9. यानी 500 नैनोमीटर आ गया। ये तरीका मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता चल जाए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट Yes, मींस sir. मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी 500 पे, 500. मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी 500 पे। 500. ग्राफ आपको पता है, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इट मींस ये वाला वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर है। 500 nanometer. उससे कम क्या होगा 250, 250. Yes, sir. उससे ज्यादा क्या होगा 1000। 1000. तो अब मुझे बताना, ये दे रखा है इन्होंने U1, सॉरी ये क्या दे रखा है U1 U2 दे रखा है, और ये दे रखा है मुझे U1, और ये U1. इंटेंसिटी दे रखी है कितनी U3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। U1 0 गलत, Option. U3 0 गलत, Fourth U1 मोर देन U2, नहीं 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 नहीं, U1 छोटा है U2 से। U2 more than U2, अरे and वाह more यार, than तुम लोगों ने तो खुश खुश कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नकल तो नहीं मारा कहीं नेटवर्क से So, यार, हमको भरोसा नहीं हो रहा तुम लोगों पे, इतने सर, अच्छे कैसे सर कॉपी हैं? में निकाला है। अरे मैं आई एम जस्ट प्रेजिंग हूँ, मैं तो खुशी के मारे पागल सर हम हो गया। लॉकडाउन में ज्यादा पढ़ाकू हो गए। लॉकडाउन में क्या हुआ बेटा, सर जब आप पढ़ाकू पढ़ा हो गए। रहे थे, ज्यादा हो गए हम। ज्यादा। पढ़ाकू. पढ़ाकू। अच्छा, मैं मक्खन लगा रहा बेटा तुम लोग। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा। ये बहुत एक और नीट का क्वेश्चन है। चलिए Yes. खैर आगे है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए Yes. 2-3 क्वेश्चन आपने नीट के किए, लेट स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, तो कल Yes, मैंने sir. 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक लिखवाया था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और एक Yes. लिखवाया था रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। Yes. RH क्या था बताना जरा, याद है, याद होना चाहिए आपको। व्हाट वाज दैट, Yes, sir. सिग्मा A T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4, और RT क्या था, इसको MC से डिवाइड कर दिया था क्या मैंने, Yes, पूरा sir. डेरिवेशन आपके कॉपी में। Yes, सिग्मा sir. है T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 डिवाइडेड बाय MC। MC को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखिए क्या बोलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रेट ऑफ, देखिए फॉर एग्जांपल एक कोई सरफेस है, इसको मैंने मान लिया T2 पे, और बाहर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसको T1 या T0 पे मान लेते हैं, वट एवर यू वांट टू टेक, T1 ले लो या T0 ले लो। अब ये आपका देखो, ये आपका बहुत डेली ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप चाय रखते हो तो शुरू में, ठीक है, शुरू में कहीं से वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। ठीक, शुरू में टेम्परेचर जल्दी गिरता है, फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप इसमें भी देख सकते हैं कि मैं मैथमेटिकली बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुना आपने। देखिए मैं आपको एक बाइनोमियल थ्योरम मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैथ्स के बायो के स्टूडेंट है, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं बार बार। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग लाइक a - b की पावर 4, इस तरह कुछ है। खैर मैं इसको नहीं लिखवाता हूँ बिला वजह आपके
दिमाग में एक ऐसी चीज क्यों डालें जो आपको यूज नहीं करनी है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए पहली कंडीशन क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करने के लिए कि T2 माइनस T1 शुड बी लेस। Yes, sir. इट मींस टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए लगभग 50-60 डिग्री से, शुड बी लेस। कितना लेस? लेस देन 50, 50 डिग्री से कम होना चाहिए। फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. आपका ऑब्जेक्ट है 50 पे, तो सराउंडिंग 0 पे, मतलब 50 डिग्री से कम होना चाहिए। तो Yes, अगर sir. ऐसा होता है तो इट सेज दैट द रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। देखिए दो चीज समझिएगा, Yes, दिस इज वेरी sir. इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हमने लिखा था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, Yes, sir. जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में डी क्यू बाय डी टी लिख सकते हैं। Yes, sir. और जब हम लिखते हैं रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल आर टी, तो ये होता है डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज अपॉन टाइम चेंज, जिसको हम Sir. डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं डी टी, कैपिटल टी टेम्परेचर अपॉन टाइम। Time. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल या रेट ऑफ कूलिंग जिसको बोल सकते हैं, Yes, रेट sir. ऑफ टेम्परेचर फॉल और रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ Cool. टेम्परेचर, देखिए कूलिंग का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, टेम्परेचर फॉल, और आप बोल सकते हैं जिसको रेट ऑफ Rate of cooling. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड सरफेस। अब आप कहोगे सर टेम्परेचर डिफरेंस का तो टर्म यहाँ पे आने ना, क्योंकि आरटी में तो T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 है। Yes, sir. तो ये बेटा पता है, ये जब हम ना मैथमेटिक्स में ये T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 को जब हम सॉल्व करते हैं किसमें, मैथमेटिकली Yes, डेल्टा sir. टी के टर्म में, तो ये T2 पावर, देखो मैं आपको अगले रिजल्ट पे लिख दे रहा हूं। देखो T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या बेटा? Yes, sir. लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes. तो अगर जब मैं लिख रहा हूँ T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4, तो इसको मैं क्या T1 प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस T1 पावर 4 लिख सकता हूँ बहुत आराम से। T2 क्या है, T2 क्या है, T2 और T1 के बीच में क्या डिफरेंस है? तो बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा टी लेस है, Yes, sir. इज स्मॉल है, Yes, sir. तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा ना, ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये बन जाता है 4T1 क्यूब डेल्टा टी, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कब? जब आपका डेल्टा टी स्मॉल है, और डेल्टा टी स्मॉल नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। Yes, sir. ठीक है, तो आई कैन राइट, इसका मतलब T2 पावर 4 को माइनस T1 पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4T1 क्यूब डेल्टा टी। कब? Yes. हमेशा नहीं, No, जब डेल्टा sir. टी क्या हो, स्मॉल हो। Small हो. अच्छा, अब तुम्हें पता T1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि T1 तो सराउंडिंग टेम्परेचर है। Yes, sir. तो इस केस में क्या मैं T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 को कैन आई राइट लाइक दिस, Yes, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी? proportional to delta T. जी Yes, हाँ, sir. या देखिए, लेकिन ये कंडीशन बेटा हमेशा वैलिड नहीं है, मैथमेटिकली तभी वैलिड होगा जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, स्मॉल हो। Small हो. ठीक है, Yes, समझे sir. क्या आपने? तो यही चीज मैं, रेट ऑफ टेम्परेचर, इसको नोट कर लीजिए जरा सभी लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए। Yes, sir. T2 प्लस जो डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी सरफेस। Body surface. Sir, done. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल और रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोपोर्शनल To tool टेम्परेचर। सभी लोग लिख लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोर्ड पर, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट टू टेम्परेचर डिफरेंस difference between body temperature body temperature and surrounding। surrounding. कब? if delta t यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज Small. स्मॉल। तो सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि if the temperature difference between the body and the surrounding is small, then the rate of temperature fall, और जिसको हम दूसरा नाम कह देते हैं rate of cooling, is directly proportional to the temperature difference। Yes, sir. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना तेजी से टेम्परेचर गिरेगा, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना स्लोली गिरेगा। Slowly नोट कर गिरेगा. लिया इस बात को? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत यार एकदम बच्चा कर लेता है इस बात को। ठीक है, Yes, sir. So हो गया. ठीक है, चलिए मैं फिर से पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखता हूं। देखो
RT इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4 अपॉन MC। ठीक, देखो ये सारा टर्म ये तो कांस्टेंट है। यस सर। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये आपको याद नहीं रखना है बेटा, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट, एक तो रटना, एक होता है समझना। यस सर। इनटू क्या लिखा मैंने इसको, 4T1 का क्यूब डेल्टा टी। डेल्टा टी। देखो जरा यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने कौन से बायनोमियल थ्योरम से बताया ना, ये जो है ये चीज ये बन जाएगी कब, जब डेल्टा टी स्मॉल हो। अच्छा बताओ बेटा, ये जो ब्रैकेट में पूरा टर्म लिख रहा हूं, क्या ये कांस्टेंट है? इसमें सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, सीबी कांस्टेंट है, फोर्थ तो कांस्टेंट है ये, और T1 का सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि सराउंडिंग तो कांस्टेंट है, बट चेंज तो T2 हो रहा है ना। चेंज क्या हो रहा है? सराउंडिंग नहीं चेंज हो रहा है, T2 चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो क्या इसको पूरे को मैं K से लिख सकता हूँ? यस सर। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, 2 बार डेल्टा टी आ रहा है, मैं इसको कुछ और टेम्परेचर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको डेल्टा थीटा बोल दूं क्या? यस सर। चलो थीटा लिख देता हूँ, कुछ भी, या अलग से नाम दे देता हूँ, BS लिख दे रहा हूँ। BS का मतलब है बॉडी एंड सराउंडिंग। यस सर। तो लेफ्ट साइड में क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, और राइट साइड में टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड, एक लाइन में लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, क्यों माइनस साइन है वो भी बता सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हो तो रहा है। दैट्स व्हाई इट विल बी अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई इट विल बी, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिएगा। यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंसेस। फिर से लिखें, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग। यस सर। सिंपल, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चन करेंगे इस पे, जितना ज्यादा देखें। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कंक्लूजन, मोर डेल्टा टी BS, यस सर। मोर RT। यस सर। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, उतना ज्यादा RT का मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। यस इट सर। मीन शुरू में टाइम कम लगेगा, बाद में जैसे जैसे कूलिंग होगी टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, कूलिंग स्लो हो जाती है ना। ठीक है, यस सर। डन। चलिए अगर ये हो गया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। यस सर। ठीक है, चलो सभी लोग नोट कर लिए इसको। प्रूफ देखो, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया ना कैसे आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो कितना मजा आया ना, स्टेफेंस लॉ से उठाया यस और सर। कहां पर ले आया मैं। अच्छा ये बताओ, तो मैं पूछूं आपसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या है, एरिया। सर एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, कूलिंग ज्यादा होगी। यस सर। और ये तो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस, यार किसी चीज को ठंडा करना है तो आप फैला देते हैं ना। यस सर। जैसे बताओ, अगर मान लो घर में गरम गरम हलवा बना और ठंडा करना है तो क्या करते हैं आप, बड़े पतीले में लेके उसको डाल देते हैं। यस सर। तो सिंपल क्या, एरिया बढ़ गया तो हीट एक्सपोजर जो है ज्यादा हो गया। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या बनना है बेटा, बताना। वेरी गुड, मास। मास ज्यादा है तो कूलिंग क्या होगी, स्लो। वेरी गुड। तीसरा फैक्टर क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो कूलिंग क्या होगी, स्लो होगी। और कुछ एक चीज छूटी है यहाँ पे, एमिसिविटी तो छोड़ दिया मैंने। ये फॉर्मूला तो ब्लैक बॉडी के लिए है ना। यस सर। तो यहाँ पे एक फैक्टर छूटा हुआ है, ई। यस सर। ई छूटा हुआ है। ई क्या होता है, एमिसिविटी, और एमिसिविटी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस नेचर पे। नेचर। तो यू कैन राइट सरफेस नेचर। कैसा सरफेस है, सरफेस नेचर, जिसको ब्रैकेट में आप लिख देना एमिसिविटी। एमिसिविटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा, ज्यादा। और कोई फैक्टर है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो पांचवा लिख दो, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या होगा, ज्यादा, तो RT क्या होगा, ज्यादा।
ये पांचों देखो कितना, एक स्लाइड में पूरी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग खत्म। यस सर। और पूरा Yes. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी दिख रहा है क्या तुमको इसमें? यस है ना? सर। बस Yes. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए जरा इसको। यस सर। सर डन। सर डन। सर ठीक है, चलो सर अब डन। की 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए किसी स्टूडेंट की स्पीड ज्यादा होती है, किसी कम होती है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम गैप तो रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें कुछ बड़ी बात छोटी बात नहीं है। यस सर। सर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर दो। ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 to 70 T1 में, फिर 70 से 65 T2, और फिर तीनों में देखिए 5-5 डिग्री का गैप है, 5-5 डिग्री का ही गैप है। तो कह रहा है कि क्या रिलेशन होगा। देखो यहाँ टी टाइम है, कैप देखिए हम यहाँ कैपिटल टी टाइम का सिंबल है, टेम्परेचर का सिंबल नहीं है। ओके, ऑप्शन ऑप्शन जल्दी। सर हो गया। ठीक है, कब चैट बॉक्स देखिए, मैं सबका चैट बॉक्स देख रहा हूँ, 1 2 गैपरी 2। मजा आ रही है, सबका अलग आंसर, जब अलग आंसर आता है तो मजा आती है, लगता है हाँ अब समझ में आ रहा है। जब एक Yes. तरफ से आंसर आता है तो शक होने लगता है, चीटिंग मान लिया क्या। Sir. हाँ? अलग अलग आता है तो लगता है हाँ भाई जेन्युइन लग रहा है मुझे। एक बात होता है, कभी भी आप लोग इंटरव्यू अगर हम जा रहे हैं ना, तो सारे आंसर सही मत देना, एक आध जानबूझ के गलत दे देना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है। सारे आंसर दोगे ना तो समझ जाता है, लग रहा है पहले से पूछ के आया है, ऑनेस्ट नहीं लग रहा है बंदा। Yes sir. मतलब शुरू में सही आंसर तो बीच में एक आध ऐसे बन जाता है, सर मेरे को समझ लगता हाँ अब सही बनना है, जेन्युइन है। Okay sir. ठीक है, आप कभी खुद देखना, Yes sir. तो अगर सारे क्वेश्चन सही दे दो तो फिर शक होने लगता है यार। कभी Yes. पुलिस वुलिस पकड़ ले आपको, Yes. कभी ना तो पूरे आंसर कभी सही मत देना। Yes sir. मेरी शुरू में सही दो, फिर बीच में एकदम ऐसे बन जाए नहीं मेरे को नहीं पता, आप वो समझ जाओ हाँ भाई बंदा जेन्युइन है। ठीक है, Yes. चलिए Yes. तो इसमें देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तीनों में 5 डिग्री का फर्क आ रहा है। आप पहले 75 से कूल हुए 70 पे, फिर 70 से कूल हुए कहां पे 65, और 65 से कह रहा है इसमें टाइम आपने T1 लिया, इसमें टाइम लगा T2, और इसमें टाइम लगा T3। मान लो सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो देखिए पहले केस में डेल्टा टी क्या है, 75 माइनस 30 लगभग 45 का है, यस फिर सर। 70 माइनस 30 लगभग 40 का है, और फिर 65 माइनस 30 35 का। तो 35 जैसे जैसे आप टेम्परेचर नीचे आ रहा है, क्या टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है। Yes sir. और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का रेट ऑफ कूलिंग जो है वो यार, जिसको डेल्टा टी अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बॉडी और सरफेस। Yes sir. इसका मतलब शुरू में कूलिंग फास्ट होगी, टाइम कम लगेगा, उसके Yes, बाद sir. कूलिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, फिर कूलिंग और स्लो होगी, टाइम और ज्यादा लगेगा। समझ में आया बेटा। तो T1 सबसे कम, उससे ज्यादा T2, और T2 उससे ज्यादा T3। लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, ए वाला ऑप्शन लग रहा है, Yes sir. क्योंकि आपको लग रहा है सर तीनों में तो 5-5 डिग्री का चेंज हुआ है। सर वही लगा था। ठीक है, 5-5 का चेंज है, लेकिन आप ये भूल गए अभी तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा, जिसमें क्या बोलता है, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस फास्टर विल बी द कूलिंग। Yes sir. ठीक है, समझ में आया क्या, फास्टर विल बी द कूलिंग। तो इनिशियली द कूलिंग विल बी फास्टर, देन स्लोली टाइम ज्यादा लगने लगेगा, रेट कम होने लगेगा। Yes sir. सभी को समझ में आया क्या। Yes. सर। ठीक है, तो ओके, दिखने में ये धोखे वाला क्वेश्चन था। Yes चलिए sir. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व सम Yes, sir. न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन के जरिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। कह रहा है इफ अ लिक्विड टेक्स 30 सेकंड इन, आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, तो Yes, sir. इफ अ लिक्विड टेक्स 30 सेकंड, मैं एप्लीकेशन कराता हूँ सीधा, Yes sir. फ्रॉम 80 to 70 एंड 70 सेकंड इन कूलिंग फ्रॉम 60 to 50, मतलब दोनों में 10 डिग्री का फर्क है। तो कह रहा है रूम टेम्परेचर बताए। देखो इसको, इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी टेक, शुरुआत कहां से किया 80 से, Yes sir. और कहां पे उतरा है 70 पे। 70 पे। कितना टाइम लिया इसने, T1 मान ले 30 सेकंड। 30. ओके, दूसरा sir. फिनोमेना कह रहा है क्या है,
60 से कहाँ गया 50 पे, ओके। और ये T2 इसमें टाइम जो लगा है 70 सेकंड लगा है। सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता कितना होगा, T0 मान लेता हूं, यस सर। ठीक है। अब पहले केस में अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालूं, कितना डेल्टा टी कितना मिला है, 80 में 70 10, Yes. और टाइम का डेल्टा टी कितना है 30। So I can write delta T upon delta T is equal to minus K into delta T body surrounding। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग का कितना होगा, वो तो कांस्टेंट है नहीं, तो हम इसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू ले लेंगे ना। एवरेज वैल्यू कितना है बेटा, 80 और 70 का एवरेज कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 80 + 70/2 75। एवरेज ले लिया, तो दैट विल गिव मी हाउ मच, 75। तो जब आप डेल्टा टी कितना लिखेंगे 10, यस सर। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 10 का, 10 और टाइम कितना लिया 30 का, 30 seconds. माइनस के, और डेल्टा टी बी एस क्या होगा 75 माइनस T0। 75 minus 90. यही सेम इक्वेशन यहाँ लिखो जरा। डेल्टा टी कितने 60 में से 50 का 10 का, यस सर। टाइम कितने का लिया इसने 70 का, और इसका एवरेज कितना आया 55 आ गया क्या। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डेल्टा टी बाई टी, बहुत सभी लोग बहुत ध्यान से पूरा स्टेप देखें, यस सर। दैट इज गोइंग टू माइनस के डेल्टा टी बॉडी सराउंडिंग। तो यस डेल्टा सर। टी 10 डिग्री का, टाइम 70 सेकंड का, माइनस के, और 55 माइनस T0 होगा, ठीक है। यस सर। दो इक्वेशन मिल गया। अच्छा के की वैल्यू चेंज होगी क्या, के तो कांस्टेंट था सर, के कांस्टेंट है। के तो कांस्टेंट था, तो के तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करिए, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेट अस डिवाइड द इक्वेशन 1 and 2। मैं यस इसको सर। अगले स्लाइड पे ले जाऊं। यस सर। तो फर्स्ट इज 10/30 डिवाइड का मतलब उल्टा कर देना, उल्टा करके मल्टी 70/10 10 is equal to minus k, this is 75 minus T0 यस सर। divided by minus k 55 minus T0। T0 k से k cancel, 10 से 10 cancel, 0 से 0 cancel, I am getting 7/3 75 minus T0 upon 55 minus T0। चलो जल्दी सॉल्व करो, बताओ मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू बताओ मुझे। पेन चलाओ जल्दी, मेरा इंतजार ना करो फॉरन। एवरी स्टूडेंट मेरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए सॉल्व करके। सर आंसर। हाँ T0 की वैल्यू बताओ इसको सॉल्व करके, अगर किया तो फिर से करो, प्रैक्टिस ही तो करनी है। यस सर। T0 की वैल्यू बताओ, अगर किया था कल तो फिर से करो। यस सर। T0 कितना आ रहा है, प्राची का 40, जानवी का 40, ओके। और कौन है, 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। अब दूसरे का अपना निकालना, ये नहीं कि 40 बोलने हैं तो मैं भी 40 बोल दूं। 40 आ रहा है। हाँ सॉल्व करके बताना। अभी तो मेरे को भी 40 लगने लगा बिना सॉल्व करे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितना हो गया 38, 385 माइनस 70 इधर मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, 1 क्या लगा 22 माइनस 30 T0 को एक तरफ ले जाते हैं इसको, तो 385 माइनस 225, 7 माइनस 3 40, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, हाउ मच 160 आ रहा है क्या, ठीक है। 5 5 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 160 इज इक्वल टू 40। कांग्रेचुलेशंस, मेरा आंसर आ गया 40। आया जी क्या बोल रहे, 40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट फॉर द सराउंडिंग। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई नीट का स्टूडेंट मैथ सॉल्व कर ले, इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, हाँ मैं तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं आपको पूरा स्लाइड फिर से दिखा रहा हूँ, इसको आराम से नोट करिए, देखिए कैसे होगा। आप चाहें तो जल्दी से क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, 1 लाइन का क्वेश्चन है। तो मैंने केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, के की वैल्यू कांस्टेंट है। अब पता है नीट में एक नीट वाले ने पता नहीं क्या कसम खा रखा है, हर साल ये क्वेश्चन दे रहा है, मतलब पिछले 4 सालों से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो मतलब बाय डिफॉल्ट टॉपिक हो गया। अभी दिखाता हूं मैं आपको। यस सर। चलिए नोट करिए, नोट हो जाएगा तो बताइए। तो हो गया
Sir, done. ठीक है, ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाली स्लाइड? Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं अब आपको सीधा एक नीट का क्वेश्चन देता हूँ, 2016 का 2 वाला, दोबारा पेपर हुआ था। बहुत सुकून से करिए, बिना चीटिंग किए। चीटिंग मतलब अपने आप से चीटिंग मत करिएगा, ऑनेस्टली पूरा स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, और अपने आप को नापिए आप कितना समझ चुके हैं क्वेश्चन। सेम 2 केस बनाइएगा स्टूडेंट बेटा, एक बार एक 2 केस, जैसे मैंने 2 केस बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही 2 केस बनाइएगा, अलग अलग सामने सामने। टाइम लग जाए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में नहीं रहना है। 1 केस बनाओ, 2 केस बनाओ, की एवरेज निकालो, सुकून से बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करना, गलत नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय सॉल्व करिए। Yes, sir. ये जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है वो अपने ऑप्शन को चेक करते रहे जब तक मैं सॉल्व नहीं करता, कि कॉन्फिडेंट है कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई कहीं पे। सर चैट बॉक्स में आंसर दे दिया है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, चैट बॉक्स खुला हुआ है मेरे सामने। Sir, दे दिया आंसर। ठीक Sir, है, दे दिया है आंसर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं भी बस 30 सेकंड और वेट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स और होंगे, स्पीड स्लो लेस होती रहती है। ओके ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। Okay. वो बहुत मतलब देखता हूँ कितने पहले स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह, मैं ग्रेट, मीन्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे क्लास में। ठीक है, चलिए सही गलत होना तो बात की चीज है, पहले आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये बड़ी बात है। कह रहा बॉडी को 3T से 2T पहुंचा कितनी देर में? 10 मिनट में। तो ये बन रहा है मेरे पास 3T से कहां पे 2T, और रूम टेम्परेचर T दे रखा है, मींस T0 जो है T के बराबर है। Yes, sir. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाना, मतलब डेल्टा T वाला, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। ये कितना देर है? 10 मिनट। Yes, sir. अब यहां से कह रहा 10 मिनट, इसको मैं मान लेता हूं T1 मान लेता हूं, कि नहीं पता मुझे 10 मिनट। डेल्टा T में डेल्टा T टाइम गैप सेम है, तो पहले में क्या डेल्टा T, पहले वाले केस में ये डेल्टा T कितना 3T माइनस T 2T आ गया। Yes, sir. तो पहला केस कह रहा है डेल्टा T अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, और एवरेज कितना होगा इसका? 3 + 2 5/2T, 5T. एवरेज वैल्यू 5/2T। ठीक, तो मैं पहले केस में लिखता हूं, लेट मी कॉल इट पहला केस 1 बनाता हूं पहले केस का। तो 3T माइनस 2T T अपॉन टाइम कितना लगा 10 मिनट इज इक्वल टू माइनस के एवरेज कितना 5/2T माइनस T सराउंडिंग भी T ही दे रखा है। Yes, पहला sir. केस आ गया, एक इक्वेशन बन गया T/10 इज इक्वल टू माइनस के 5/2T, मींस ये बन गया 3/2T। 3/2T. 3/2T एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैं लिखता हूं 2T माइनस T1 लिख दूं। Yes, sir. 2T माइनस T1 अपॉन टाइम क्या है 10 मिनट 10 इज इक्वल minutes. टू एवरेज वैल्यू कितनी होगी बेटा इसका 2T + T1/2।
2t plus t1 by 2t plus t1 by 2 एवरेज वैल्यू, k हो गया माइनस के, yes sir एवरेज कितना है 2t plus t1 by 2 by 2 माइनस two. सराउंडिंग t के बराबर हो गया। yes अब ये sir दो इक्वेशन है बेटा, डिवाइड कर दो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डिवाइड करिए ऑटोमेटिकली। अच्छा देखो इसमें एक और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 2t plus t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यहीं से और सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस के, इसको मैं लिख सकता हूँ 2t by t so प्लस t1 t1 by 2 माइनस t आ रहा है क्या, t से t क्या हो गया, कैंसिल, सिंपल। तो एक इक्वेशन मेरे पास है, 1 डिवाइड करता हूँ, तो पहला आ गया t by 10, yes डिवाइड sir करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना ना, 10 अपॉन ब्रैकेट 2t minus t1, 2t minus t1 is equal to minus k into 3 by 2t, डिवाइड करने मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या है माइनस के t1 by 2, माइनस के t1 by 2, तो Minus- माइनस के t1 नीचे आएगा, 2 ऊपर आ गया, ये इक्वेशन सही है, yes ठीक है। sir तो मैं 10 से 10 डिवाइड किया, खत्म, k से k गया और 2 से 2 गया, आई एम गेटिंग व्हाट 3 by t1 is equal to t upon 2t minus t1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, yes sir कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या देखना, अच्छा t by ऊपर एक यहाँ पे भी ना, ऊपर ठीक है, एक t ऊपर, तो ये t कैंसिल हो जाएगा, yes sir बहुत आसान से, t1 is equal to 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to 16 yes sir माइनस 3t1, ये इधर जाएगा 4 बन जाएगा बेटा, t1 प्लस 3t1 4t1 yes Yes. sir इक्वल टू 60, t1 मुझे मिल गया 6 by 40, डिवाइड करेंगे, तो 3 सर ऑप्शन डी वेरी गुड वेरी गुड, मेरा भी आ गया, यस सर आ ये गया है ना, मजा आ गया, मैं भी नीट निकाल लिया। Yes, चलो sir. नोट करो जल्दी से, नोट करिए जल्दी इसको। तो बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बहुत आसान है, दो केस है, एक बार 1 2 डिवाइड करना है, के की वैल्यू कांस्टेंट है। यस सर हो गया स्कूल में टेस्ट भी इसी क्वेश्चन का है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, आप पेपर उठाएंगे आपको जरूर दिखेगा क्वेश्चन, जेई मेंस में भी जरूर पूछ लेता है, ठीक है, जल्दी करिए, हमको केटीजी का इंट्रोडक्शन भी देना है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, कल जब नेक्स्ट क्लास में आप हमको इसका आंसर बताएं, टेक द स्क्रीनशॉट। तो हो गया सर Yes. सर ने रिजल्ट नहीं भेजा हमें। जी Yes, क्या sir. क्या सर चीज, सर सर ने रिजल्ट नहीं भेजा। रिजल्ट आलम सर से, रिजल्ट से ना आलम सर से कांटेक्ट करिए, मे बी मुझे नहीं पता क्यों रिजल्ट नहीं आया। +2 का बैच देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो मोनिका मैम से आपसे बात होती है, मोनिका मैम, शाम से भेजा था, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, मैं अभी मैसेज के बाद क्लास जैसे ही खत्म होगी ना मैं बोल दूंगा वहाँ पे कि स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, जस्ट मैं क्लास खत्म होते हुए आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर काइनेटिक। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल ये दोनों तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सर हाँ जी बताइए, सर एक क्वेश्चन था बोलिए। सर, जैसे दो मोल्स लिए ए से लेके बी तक, हाँ तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ ठीक है, तो जो केल्विन स्केल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? देखिए सेल्सियस और केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस इज सेम, मैंने बताया भी था शुरू में। देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया 10 डिग्री सेल्सियस और लिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, यस 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा 283, 283 और ये कितना होगा 293। 290 अगर मैं पूछूं क्या सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू सेम होती है, नहीं, नो लेकिन अगर मैं इसका डेल्टा टी निकालूं तो 20 में से 10 गया 10, यस सर और इसका डेल्टा टी निकालूं 293 माइनस 283 10। तो याद रखिएगा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ केल्विन, यस ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ केल्विन, डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी दोनों का सेम है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं होती। यस सर तो अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री का है तो केल्विन में भी 10 ही का होगा, लेकिन हाँ अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी होगी, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जब हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाते हैं कि पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको डिफरेंस तो है नहीं, तो डिफरेंस नहीं है तो किस में रखना होगा, केल्विन में ना,
यहाँ पे बेटा केल्विन में रखेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस कर रहे हैं तो यू नो डेल्टा टी सेल्सियस में रखे चाहे केल्विन में, आंसर सेम आएगा। यस सर। यहाँ पे क्या बोथ चल जाएगा, बोथ सेल्सियस एंड केल्विन। लेकिन अगर मैं ये चीज फिर से ये वाला लिख दूं, सिग्मा है T2 पावर 4 माइनस T1 पावर 4, इसमें किस में रखना होगा? अब ये डेल्टा टी नहीं है बेटा, इसमें पहले पावर 4 है, तो अगेन मुझे किस में रखना होगा? केल्विन में। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? यस सर। जिसने किसने पूछा था क्वेश्चन, उनको बात पहुंच गई क्या? जिज्ञासा। ठीक है जी, समझ में आया जिज्ञासा? यस सर, ठीक थैंक है, यू। चलिए ओके, वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर देखिए एक बात और, एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझते हैं तो अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स, वो भी आपका लुल्ल हो जाएगा, खत्म एकदम। यस सर। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर। यस सर। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? यस सर। ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय गैस। क्या सर, कैसा सवाल कर रहे हैं? तो एलकेजी में सीख लिया था हमने, यस सर। है ना? गैस किसको बोलते हैं? बताओ कहाँ चले गए यार तुम, गैस की डिफिनीशन नहीं बता पा रहे हो। व्हाट इज गैस? Sir, gas is one of गैस इज गैस, हैं? Yes. गैस इज गैस, One of state of matter. The no mass. sir. No shape. नो शेप। ओके, ठीक। एक आप ये बोलते हैं ना, बिल्कुल हम लोग 7-8 में थे तो हम लोग याद करते थे कि गैस हैज नो शेप एंड गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज फिक्स्ड मास, नो शेप एंड नो वॉल्यूम। ऐसे ही कुछ था, बिल्कुल सही। ठीक है, yes तो अगर sir. आप इसको एटॉमिक स्टेट पे देखते हैं तो गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं Yes और sir. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। Yes sir. ठीक है, और तीसरी बात ये आप पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ना। Yes sir. और चौथी बात आप ये पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में रखेंगे उसके वॉल पे लगातार स्ट्राइक करते रहते हैं। ठीक है, चौथी बात आप ये पढ़ते हैं क्या कि क्या पढ़ते हैं चौथी बात है, और चलो चौथी बात क्या पढ़ते हैं? इस तरह की पांचवी बात, बहुत सारी बातें आप पढ़ते तो एक एक करके बातें समझते ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट विद द गैसेस। तो पहली बात है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस। Yes sir. ओके, दूसरी बात है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन, मैं लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कंटीन्यूअस मोशन। Yes sir. तीसरी बात आप ये पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का, गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, जिस Yes, डब्बे में डाल दिया उसका वही वॉल्यूम हो गया। Yes sir. छोटे डब्बे में डाला छोटे वॉल्यूम, तो गैस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम। एंड Yes. फोर्थ थिंग यू स्टडी दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग द सरफेस, जिसकी वजह से डब्बे पे, कंटेनर पे प्रेशर लगता है फोर्स की वजह Yes से। sir. ठीक है, और आप ये भी बात पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता। Yes. ठीक है, इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए गैसेस, तो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, अगर तो गैसेस को बेसिकली हम क्लासिफाई करेंगे ना, जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, रियल और आइडियल। Yes सर sir. स्कूल में सारा कुछ किया था, बस ये नहीं किया था। अच्छा, तो इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ, मुझे पता था आपने नहीं किया है। कंप्रेसिबल भी होती हैं क्या चीज? सर, गैसेस कंप्रेसिबल भी होती हैं। ऑफ कोर्स कंप्रेसिबल होती है, बिल्कुल। आप सीरीज में हवा भर के दबाइए, दब नहीं जाती, और Yes. पानी भर के दबाइए जरा, दबता है क्या फ्रिज? किया है सर। किया कभी? ये तो मतलब कभी, यस सर। यस सर। एक मिनट कभी ये वाला किया है क्या आपने? सिरिंज में पानी भरा, उसको छेद बंद करके दबाते थे, यस सर। है ना? और Yes, फिर sir. उसके बाद मजे लेते थे और चेक करते थे किसके पास ज्यादा ताकत है यस सर। है ना? और फिर है ना, दबता नहीं Yes, था sir. ना, और हम भी जिद पे आते थे कि आज तो दवाई कराएंगे, और फिर हम अपना हाथ पटाते थे, देखते थे और गोला बना रहता था, यस सर। और फिर प्राउड Yes, फील sir. करते थे, मजा आ गया, यस है ना? और फिर Yes, उसके बाद पानी फेंक के हवा भरते थे और फिर कुछ ऐसा करते थे, है ना? तो वहां एक्चुअली वहां पे हम एक साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि जब आपने लिक्विड बनाया और उसको दबा रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू कंप्रेस दैट, यू नो व्हाई? बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब है, दे आर नॉट एबल टू कम क्लोजर। Yes ठीक है, sir. तो वी कैन से द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन जब Yes, आपने sir. हवा भरी और उसको व्हाट इट मींस,
कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो दूर दूर थे और जगह बाकी थी एडजस्ट होने के लिए। तो जैसे आपने दबाया, इट इज लाइक दिस। Yes, sir. तो वही चीज आपने जो बोला, इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल की बात करें। Yes, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैसेस, रियल एंड आइडियल गैसेस। ठीक है, तो पहले तो देखो गैस की रियल गैसेस वही है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। गैस लिया छोड़ा, दिस ऑल आर रियल गैसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस? और अपने को ये पढ़ना है आइडियल गैस, जितने भी चैप्टर में आइडियल गैस होंगे। ठीक, तो व्हाट इज द बेसिकली आइडियल गैस? आइडियल गैस इस गैस को बोलते हैं जिसके पास दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, किसी स्टूडेंट को पता है? सर कभी किसकी? बचपन में ख्वाब में पढ़ा होगा, देखा होगा सपने में। जिसका टेम्परेचर, सर किसकी? आइडियल गैस की क्या मतलब, देखिए मैं कह रहा हूँ गैस की प्रॉपर्टीज आपने बचपन में पढ़ रखी है, एलकेजी में 1-2 क्लास में पढ़ रखा होगा। पढ़ा था क्या? Yes, sir. अच्छा, एलकेजी में पढ़ लिया था, वाह भाई ग्रेट। No, sir, no, sir. ओके, मतलब जब भी पढ़ा होगा 5, 6, 7, 8 क्लास में, कि जो मैंने ये 5-6 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई जो आपको याद नहीं थी, है ना? आप बस यस यस बोल रहे थे लेकिन आपको याद नहीं था। ठीक है, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज क्या आती है? गैप स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स वीक होता है, कंटिन्यूअस मोशन होता है, दीवार पे लगातार टकराते रहते हैं, टकराने से फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगता है। और क्या पढ़ा आपने कि उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, कोई कहीं भी छोड़ दो किसी भी शेप में। ये छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी थी। अब मैं बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहा हूँ। Yes, sir. व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली देखिए, हमने क्या कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है। Yes, sir. पता है? वीक, लेकिन फोर्स तो होता है, Yes, है ना? sir. फोर्स तो होता है। हम ये बोलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं कम होता है, लेकिन ये तो नहीं बोलते ना कि वॉल्यूम नहीं होता। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए आइडियल गैस इन्हीं दो चीजों पे फोकस करता है। क्या बोलता है कि ए गैस इन विच देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक Yes, आइडियल sir. ऐसा होता नहीं है। कहता है कि एक ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता। Yes, क्या sir. पहला है? आइडियल गैस होने की कंडीशन क्या? नो फोर्स Attraction. इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Yes, sir. ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का, देखिए मान लो एक कंटेनर है, इसमें आपने गैस भरा, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ओके, नाउ वन थिंग, अगर आप इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके कोने में इसके कोपचे में दबा दें बिल्कुल ना, यू जस्ट कंप्रेस ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स हियर, तो ये इतने छोटू में आके बंद हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि ये वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ना। Yes, sir. ठीक है, आइडियल गैस ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। अजीब सी बात है, मींस दे आर सो स्मॉल सो स्मॉल सो स्मॉल सो स्मॉल सो स्मॉल कि उनका कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी ये आइडियल गैस की, देखिए इसका नाम ही आइडियल है। आइडियल का मतलब जो बात कही जा रही है वो सत्य नहीं है, नहीं है। इमेजिनेशन है। Yes, ठीक है, sir. ओके, द मॉलिक्यूल्स द वॉल्यूम ऑफ गैस, देखिए मैं गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं मैं। देखिए सी व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्युपाइड वॉल्यूम। गैस के कितने वॉल्यूम, गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है, ये एक अलग चीज है। और ये जो आपने किया है ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, Molecules. मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। Yes, sir. तो ये बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, जीरो बोल सकते हैं। Yes, sir. ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है आइडियल गैस की। इट मींस देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड देयर इज एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एड-कैरेडी थ्योरी ऑफ गैसेस की। Yes, sir. ठीक है, अब किसी कंटेनर में देखो बेटा, किसी कंटेनर में अगर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे लगातार टकरा रहे तो फोर्स लगा रहे तो प्रेशर लग रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. इस कंटेनर में कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और इसका कुछ टेम्परेचर होगा और उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यू नो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। Yes, sir. तो ये अगर गैस आइडियल है तो एक आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है जो ये फॉलो करता है। इसका प्रूफ Yes, आपके स्कोप से बाहर है। आइडियल गैस इक्वेशन अगर वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है जो मैंने लिखा है, तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा विच इज सिंप्लीफाइड एज PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Pressure into volume is equal to nRT. What is N? Number of moles. What is Number of P? moles. Pressure. What is V? Volume of the container. T temperature. किसमें? Kelvin में. T is Kelvin. और R क्या है? Gas constant. Universal gas constant. Okay. यार गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है जरा बताना। 8.314 joule यूनिट, वेरी गुड, 8.314 जूल per per mole per mole Kelvin. per Per mole। Kelvin. ये सारा याद होना चाहिए। PV is equal to nRT। ठीक है, Yes, sir. चलिए आपकी क्लास का टाइम हो गया अगली क्लास का, तो इन द नेक्स्ट क्लास हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग एनसीईआरटी बुक की रीडिंग जरूर लगा के आइएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तभी मजा आएगा। और मुझे इतना पता है सब नहीं लगा के आएंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, मेरे को सब पता है। 54 लोग यहाँ पे हैं, लेट मी टेक 50 मानते हैं, आई नो ओनली 15 ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू, लेकिन वही 15 वो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन में 5000 में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. वो डिफरेंस यहीं से पैदा होता है। जो 15 लाख में 50,000 सेलेक्ट हो रहे ना और टॉपर आ रहे 5,000 में, वो यही स्टूडेंट्स है जो क्लास में डिफरेंस होते हैं। Yes, sir. तो अब अपने आप को तुम नाप लेना कि मैं सिलेक्शन जोन में हूं या नहीं हूं। Yes, sir. ठीक है, यहीं से डिफरेंस पैदा होता है। ऐसा तो है नहीं कि नीट के एक दिन पहले एक बोतल लिया और पिया, ये खत्म है? Yes, sir. ऐसा नहीं होता बेटा। इट इज दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड इज बेसिकली डिफाइनिंग यू। Yes, किसी भी sir. काम के लिए। अभी आप स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के फ्रेम में बात करूंगा, जब आप किसी और काम में होंगे तो उस फ्रेम में बात होगी। चलिए ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई होप दैट यू विल come prepared with this topic from any book, preferably NCERT. Okay, ठीक है, goodbye. Bye, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you and you welcome all. Thank you, sir. Let me make host. Thank you, sir. Okay, welcome.